हेलो एस्पायरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो चलिए देखते हैं 69th बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों के आंसर्स को। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और आप लोगों के कितने अंक आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो मैं केवल आंसर्स बताते जाऊंगा और आप लोग अपने प्रश्न बुकलेट जो होंगे उससे आप लोग अपना आंसर्स मिलाते जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे एंड्रयू। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो दरअसल 1857 की क्रांति जो थी, इसकी विफलता के जो कारणों को अगर हम देखें तो पहला है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये भी सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। और समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 5वां नंबर है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बत्तख मियाँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग छठा प्रश्न कि 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, होम रूल आंदोलन जो था ये हुआ था 1960 में, सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, खेरा सत्याग्रह हुआ था 1918 में और मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में। तो इस हिसाब से अगर हम प्रश्न का उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2413। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 8वां नंबर कि लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो दरअसल लॉर्ड लीटन जो है ये स्ट्रेची कमीशन सही है, सशस्त्र अधिनियम से भी संबंधित थे और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से भी संबंधित है, परंतु पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्बर्ट बिल। इसके बाद हम लोग 9वां नंबर देख लेते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद संधि। नेक्स्ट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1632 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद हड़ताल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? यहीं से हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो देखिए, भारत सेवक समाज जो हो जाएंगे इसके हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा के हो जाएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर और आत्मीय सभा के हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। यानी कि अगर हम यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का उत्तर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 213। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक की थी हैं। इसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 16 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2218, 2218, 71, 21, 81, 26 और 19। ये एक प्रश्न आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित समूहों में बेजोड़ को खोजिए जो QWZB BHKM ये वाला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, WCGJ।
इसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक कंपनी की 4 शाखाएं MNO और P पर स्थित है। ये वाला जो प्रश्न था इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.34। इसके बाद हम लोग 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ये जो एक निश्चित कूट भाषा में गेम को ये लिखा जाता है तो फिर बेट को ये लिखा जाता है, उसी का मेड का पूछ रहा है कि मेड का क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला आप लोग देख लेंगे। इसके बाद 20वां नंबर प्रश्न है कि क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है और एम उत्तर की ओर यात्रा करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि टी जो है वो उत्तर की ओर यात्रा करता है। ठीक है, टी उत्तर की ओर यात्रा करता है। इसके बाद हम लोग 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है। ये वाला जो प्रश्न था इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 22वां नंबर कि निम्नलिखित में से बेजोड़ युग्म खोजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्नोबरी जूते। ये गलत है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न जो 132 से 156 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 182। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 77। यहाँ पे जो बॉक्स वाला था, ठीक है ना, लुप्त संख्या को हम लोगों को ज्ञात करना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर का पूछ रहा है निष्कर्ष कथन और निष्कर्ष वाला जो प्रश्न था कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए जिसमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे। अब निष्कर्ष है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, दूसरा है कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना तो एक और ना ही दो कथन का अनुसरण करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, बिजली के सुचालक ही हैं। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 29 नंबर कि वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान के लिए कैसे काम करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30वां नंबर कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबडक्शन यानी कि निम्न स्खलन। इसके बाद हम लोग 31वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो द्वारा। नेक्स्ट है धारा घनत्व होता है, तो ये एक सदिश राशि होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे उपयोगी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इस पर थोड़ा वैसे डाउट है बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, आणविक लक्ष्य। ठीक है, मुझे वैसे ए और सी में थोड़ा डाउट हो रहा है बट मुझे सी लग रहा है ज़्यादा कि सी होना चाहिए था। इसके बाद हम लोग 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक वर्धक धीमा नहीं करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 36 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका जो सही आंसर 39 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 2, ठीक है ना, यानी कि कैसिनी ह्यूजेंस जो है ये हो जाएगा शनि और उसके बलय, जूनो हो जाएगा बृहस्पति, आर्टेमिस हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटास हो जाएगा शुक्र। यानी कि 2, 1, 4, 3 हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। इसके बाद हम लोग 41 नंबर प्रश्न देखते हैं कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया शगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो ये कथन सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को एनसीसी कहा जाता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद हम लोग 42 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सभी के सभी जो हैं ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इसके बाद हम लोग 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 44 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 4 और 7 जो है ये नहीं है, यानी कहाँ पे है 4 और 7, डी नंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 और 7। इसके बाद हम लोग 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 में कह रहा है कि निम्न में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। तो सही सुमेल देखिए, एनोरेक्सिया दिया हुआ है नींद संबंधी विकार, ये गलत हो जाएगा। इंसोम्निया दिया हुआ है खाने का विकार, ये गलत होगा। इंसोम्निया होना चाहिए था नींद संबंधी विकार, ठीक है। उसके बाद है डिस्पनिया सांस की तकलीफ, ये सही है। एनोसिमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये सही है। यानी 3 और 4 सही है। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 3 और 4 सही हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग 46 नंबर देखते हैं, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो ये हो जाएगा आपका घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में। तो हीरा वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर जो है ये है ऑप्शन नंबर ए, केवलर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि HMX का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल एक, यानी कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। इसके बाद हम लोग 50 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिमिस। इसके बाद हम लोग 51 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है ये है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता के केंद्र पर। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, तो ये क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन का प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलय की सांद्रता। इसके बाद हम लोग 55 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराकर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद हम लोग 57 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिया गेट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरलैंड। इसके बाद हम लोग 59 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1975। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरो। इसके बाद है बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2047। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि शिप व्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा तट के बाहर। नेक्स्ट है G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दरअसल 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, यानी कि वैश्विक GDP का लगभग 85% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, ये दोनों सही हैं, यानी 1 और 3 सही हैं और 2 जो है ये गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा था कौन सा आंकड़ा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रूस के वैगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, येवेगेनी प्रिगोजिन। इसके बाद हम लोग 65 नंबर प्रश्न देखते हैं
कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद है 67 नंबर की गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौरव का मार्ग। नेक्स्ट है कि थांडी म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यांमार। नेक्स्ट है व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि कौन से कथन जो हैं वो सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए व्हाइट हाउस का पता 1800 में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू ने किया था, बिल्कुल ठीक है, ये जो है ये गलत हो जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कार्यस्थल है, ये सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, ये भी सही है। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, तो इसका जो सही आंसर बन रहा है 69 का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2, 3 और 4 सही है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 70 नंबर प्रश्न कि नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 2 बी का 4। ए का 2 यानी मैजेंटा का हो जाएगा लाल और नीला, फिर बी का 4 हो जाएगा यानी टी का क्या हो जाएगा, नीला लाल और सफ़ेद, और मोव का क्या हो जाएगा, तो मोव का हो जाएगा आपका नीला हरा और सफ़ेद, और सियान का हो जाएगा हरा और नीला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ए का 2 बी का 4 सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट है कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाइटन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 73 नंबर, एक तरफ जूते या फैशन सामग्री दिए हुए हैं और एक तरफ विवरण दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमारा प्रश्न संख्या है 73। तो 73 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 3 बी का 4। तो हम देखते हैं ए का 3 और बी का 4, तो यहाँ पे देखिए ए का 3 यानी बेरेट का हो जाएगा एक प्रकार की टोपी, और स्लीटोज का हो जाएगा महिलाओं के जूते का प्रकार। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सी का 2 डी का 5, तो सी का 2 हो जाएगा यानी कि एविएटर्स का हो जाएगा एक प्रकार का धूप चश्मा, और डी का हो जाएगा 5 यानी चिग्नोन का हो जाएगा एक प्रकार का केस, और ब्रॉग का क्या हो जाएगा, तो ब्रॉग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि पुरुषों के जूते का एक प्रकार। तो यानी कि हमारा सही आंसर जो बनेगा इस प्रश्न का 73 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ए का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 5 और ई का 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 74 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, एथेंस। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न देखते हैं कि खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं, तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा कि वीनस रोज वाटर डिस विम्बल्डन ट्रॉफी महिला, ये सही है। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला अक्वस मेमोरियल कप, ये भी सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 2 और 4 इसमें सही दिया गया है। इसके बाद हम लोग 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के लिए भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 576। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम लोग 79 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएसए यानी अमेरिका। नेक्स्ट है भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेड 6। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि ECTA पर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न है कि सहज भाषा अधिनियम, तो सहज भाषा अधिनियम वाला जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें
टिलिया डेम्बिस कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पूछ रहा है कि टिलिया डेम्बिस जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसिया में यानी रूस में। इसके बाद है सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा, तो लिस्बन घोषणा आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी महासागर से संबंधित था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, तो पूछ रहा है हमसे कि कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर देखते हैं कौन सा है। इसने लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है, तो देखिए केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, ये सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 3, 4 हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामंदक। नेक्स्ट है कि फुतुहात आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरदास नागर। नेक्स्ट है चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। फिर है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर बी 1912 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कला में स्तूप चैत्य विहार किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है, तो ये है एक प्रकार की कढ़ाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए यह बिहार के वर्तमान में बांका जिले में स्थित है, ये गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये भी गलत है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था, ये ठीक है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं, ये सही है। तो हमसे पूछ रहा है कौन से गलत हैं, तो 1 और 2 गलत हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में बाबर के आगमन के कारण पूछ रहा है ना, प्रश्न संख्या है हमारा 96, ठीक है। तो भारत में बाबर के आगमन का कारण पूछ रहा है हमसे, तो इसका सही देखते हैं कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, क्या ये सही है, ये नहीं है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये भी सही नहीं है। प्रदेश में तैमूरी वंश की स्थापना हुई, ये सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, तो 3 और 4 सही दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 97 नंबर कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरत। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो ऑप्शन नंबर डी, मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजंता में। नेक्स्ट है 100 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर देखते हैं। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये गलत है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान आया था, ठीक है। हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत, ये भी गलत है, उल्टा दे दिया है ना, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है 101 नंबर में, देखिए यहाँ पे भी हमें मिलान करना है, तो देखिए इसका जो चरक हो जाएगा, चरक हो जाएंगे चिकित्सा से, इसके बाद ब्रह्मगुप्त हो जाएंगे गणित से, उसके बाद वराह मिहिर हो जाएंगे ज्योतिष से, और विशाखदत्त हो जाएंगे नाटककार। यानी कि ए का 2 और बी का 1, देखते हैं कहाँ पे है ए का 2 बी का 1, नीचे में डी नंबर देख लेते हैं पहले, नहीं, ए का 2 बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यही सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 102 नंबर, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलवन। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर भारत में, है ना। लोकप्रिय बनाया पूछ रहा है, शुरू किया ये नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी उत्तर भारत हो जाएगा। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो चलिए इसका देखते हैं। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। जी हाँ, पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाट राजवंश। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो अक्षांश रेखाएं पूछ रहा है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 179। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 107 नंबर प्रश्न का जो है वैसे डाउट है, वैसे ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, बट आप लोग इसे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, इसे हम डाउट की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बघेलखंड। इसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरकाशी। नेक्स्ट है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ क्या रहा है कि कौन से कथन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये गलत है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, ये ठीक है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है, ये गलत है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से निकलती है, तो ये ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कौन से गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 गलत दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग 112 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक सही है, यानी किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, ये सही दिया गया है, और 2 नंबर वाला जो है ये गलत दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग 113 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 113 नंबर में भी मैच करवाना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ये इटली, सही हो जाएगा। उसके बाद जैक्स कार्टियर जो थे ये हो जाएगा फ्रांस, ठीक है, यानी ए का 3 बी का 4 कहाँ पे है, ए का 3 बी का 4 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो ये कट गया, ये कट गया, है ना। अब देखते हैं सर फ्रांसिस ड्रेक, तो सी का हो जाएगा 2, यानी यूके के थे ये, और मैगलन जो थे ये पुर्तगाल के थे, यानी कि डी का 1, तो डी का 1 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। ए का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का 1। इसके बाद नेक्स्ट है कि यूएई के रियासती राज्य कौन से थे, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, देखिए, आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कैन, फुजैरा, रास अल खैमा, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर है कि स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है, दुधवा नहीं होगा, गजनेर भी नहीं होगा, भीम बांध मुंगेर में है, तो यानी 1 है और 4 है, तो कहाँ पे 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4 सही दिया हुआ है, ठीक है ना, 2, 3, 4, यानी इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ये ठीक है। यह इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ये भी ठीक है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी ठीक है, यानी 2, 3, 4 हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारायणी नदी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जी, ऐसे याद रखे होंगे आप लोग, जमुई, जी फॉर गोल्ड, तो जमुई जी से आप लोग याद रखे होंगे गोल्ड पाया जाता है जमुई में। फिर नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंडक। नेक्स्ट है अभिकथन, और यहाँ पे कारण दिया हुआ है। तो देखिए, कह रहा है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं, है ना। और कारण कह रहा है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट
साथ एक साथ संयुक्त थे। तो 121 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 122 नंबर कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना है। तो 122 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 122 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 3 बी का 4। तो हम देखते हैं ए का 3 बी का 4। ए का जो 3 है कि धारवाड़ चट्टानें जो हैं ये सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। इसके बाद देखिए यहाँ से जैसे ही आपको मिल जाए क्वार्टरनी तो ये हिमालयी हो जाएगा, यानी कि ए का 3 और सी का 1। ए का 3 सी का 1 देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ए का 3 सी का 1। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ए का 3 सी का 1 और डी का 2। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण यानी तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है ये पश्चिमी चंपारण जिले के में पाई जाती है। धारवाड़ चट्टान हो जाएगा सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम। क्वार्टरनी हो जाएगा हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से। और विंध्यन वाला हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 123 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट प्रश्न है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे का समय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 PM। इसके बाद हम लोग 125 नंबर प्रश्न देखते हैं। 125 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, गलत है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं, ये भी गलत है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये ठीक है। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। यानी पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से मैच करना है, एक तरफ राजनीतिक दल दिए गए हैं और एक तरफ स्थापना के वर्ष दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए इसका मिलाते हैं। तो इसका देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना मार्क्सवादी वाली जो है इसकी स्थापना 1964 हो जाएगी। इसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 वाला 1925। बहुजन समाज पार्टी जो है ये हो जाएगा 1984। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 1998। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 120 का ए। इसके बाद नेक्स्ट है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इस न्यायालय के कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम शामिल होते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है ये पहले देखना होगा। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है, ठीक है। तो हमें सही बताना है। तो चलिए पहला जो हमने पढ़ा था ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को आरंभ किया था, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, ये ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक 1993 दिया हुआ है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। यानी 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि उपरयुक्त में से कौन से कथन गलत है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपको टिक कर लेना चाहिए एग्जाम में, सही है या गलत है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है 129 नंबर का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 और 3 जो है यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे सही क्या क्या है, तो इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जोड़ा था 42वां में। इसके बाद यहाँ पे इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा या विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये जो है सही है, ठीक है ना। ये दोनों गलत हैं तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमानों पर समुदाय के साथ संपर्क, उसके बाद है पिछड़ा पर एवं भौगोलिक अलगाव। तो ये सभी के सभी आंसर हो जाएंगे उपर्युक्त सभी।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 17। 133 नंबर देख लेते हैं, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन नंबर ए संसद को। नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची किसी विशिष्ट समूह के लोगों, शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित जनजाति। 135 नंबर है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे या मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत? तो ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, यानी 2 और 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 4, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है और कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है, सही उत्तर का चुनना है, तो 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5,98,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 138 नंबर का जो सही आंसर है, देखिए, व्यय कृषि पर होता है, ये गलत है। व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, ये गलत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था गैर योजना व्यय के बारे में। इसके बाद हम लोग 139 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछ रहा है। तो 139 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये हमारा जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है, सत्य नहीं है। 140 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है इसमें कि कौन सा कथन सही है? तो चलिए, महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, ये सही है। वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर जीडीपी का 7.7% हो गया था, ये भी ठीक है। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है, ये गलत है। तो यानी 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 141 नंबर, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 इसमें शामिल है, यानी कि एफसीए भी शामिल है, सोना भी शामिल है और विशेष आहरण अधिकार भी इसमें शामिल है। 1, 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये थोड़ा डाउट का प्रश्न है, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लेंगे एक बार, या फिर मुझे मिलेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 143 नंबर कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 143 का आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। केवल 2 और 3 जो है इसमें से सही हैं, यानी कि वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, ये ठीक है। और उसके बाद वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये ठीक है, ठीक है। तो 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 144 नंबर प्रश्न है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो 144 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, केवल 4, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 4। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 145 नंबर कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 145 नंबर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 145 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 146 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1956। 147 नंबर प्रश्न देखते हैं, पीएलआई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि कौन से कथन गलत हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 और 3 जो है इसका गलत दिया हुआ है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग 148 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो चलिए 148 नंबर स्वामित्व योजना के बारे में देख लीजिएगा। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 3 जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 149 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं या होते हैं। तो 149 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 3 और 4 होते हैं, ठीक है। सही उत्तर चुनना है तो 1, 3 और 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये चारों के चारों जो हैं ये मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने आज 69वीं बीपीएससी एग्ज़ाम जो हुआ था इसमें जो 150 प्रश्न पूछे गए थे, तो हमने कोशिश की है कि इसके सारे प्रश्नों के उत्तर जो हमने आपको उपलब्ध करवाए हैं वो सब के सब सही हैं। फिर भी अगर 1-2 प्रश्नों का उत्तर अगर गलत हो जाता है तो मुझे जैसे ही आंसर पता होगा मैं आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर दूंगा, ठीक है। और यदि आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट हो या आंसर आप लोगों को लगता हो कि कुछ और हो सकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।